हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री सेशन। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, केमिकल रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए से पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के हमने कौन कौन से कंपोनेंट देखे थे। तो उनमें उन कंपोनेंट में क्या क्या थे, रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था। रिएक्टेंट को हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता था और प्रोडक्ट को हमने देखा था कि राइट हैंड साइड पे लिखा जाता था। मतलब रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में दो हिस्से हुआ करते थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो केमिकल रिएक्शन के दोनों हिस्सों को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड से आप जानते होंगे कि इक्वेशन किसी चीज का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब किसी भी चीज को हम साइंस में सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को भी हम उसके किसी न किसी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। तो सबसे पहला है वर्ड इक्वेशन। नाम से हम समझ सकते हैं कुछ चीज को, तो कि वर्ड के फॉर्म में जब हम किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन होगा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वर्ड इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन हो उसको हम वर्ड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके लिए हमें उस तरीके को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे लास्ट सेशन में हमने एक एग्जांपल लिया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। तो उसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आज हम सीखते हैं वर्ड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, या वर्ड इक्वेशन किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम रिबन का जो बर्निंग होता है, एक्चुअल में क्या है इसमें कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है या उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ में होती है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या सिंपल वर्ड में यूं कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो कन्वर्जन है वो क्या कहलाता है, मैग्नीशियम का बर्निंग। तो इसको हम वर्ड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। वर्ड इक्वेशन में हमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, तो मैग्नीशियम यूज हो रहा है और ऑक्सीजन यूज हो रही है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में क्या बताया था, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग। तो हम उसी चीज को यहां पर सॉल्व करेंगे। मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हमने किसका एडिशन किया था बर्निंग के लिए। कोई भी चीज जब बर्न होती है तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। तो हमने यहां पर क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनाया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। तो हम उसको नीचे लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैग्नीशियम यूं कह सकते हैं कि ये LHS है, यहां पर जगह ना होने की वजह से मैंने इसको नीचे लिख दिया है। तो ये LHS है और ये क्या होते हैं, प्लस के थ्रू क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे। तो ये हमारी जो पूरी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट साइड हो जाएगी, और ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड हो जाएगी। तो रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट, यहां से हम क्या कर दिया, हमने इधर एरो लगा दिया। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हमने वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्यों वर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं, क्योंकि हमने हर एक चीज को उसके वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे मैग्नीशियम को पूरा वर्ड फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन को उसके पूरे वर्ड फॉर्म में लिखा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस प्रोडक्ट को भी हमने उसके पूरे वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन होगा ये। लेकिन ये वर्ड इक्वेशन जो होता है ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें भी लिखने के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, यानी कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में होता है। तो साइंस में हम या केमिस्ट्री में हम इसको और भी शॉर्टेस्ट रूट्स के थ्रू लिख सकते हैं, या यूं कह सकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है।
तो उस शॉर्टेज फॉर्म का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि और इजीएस्ट मोड में हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को शो ऑफ कर सकते हैं, वो जो उसका दूसरा तरीका होता है वो होता है केमिकल इक्वेशन। तो इसी रिएक्शन को अगर हम केमिकल इक्वेशन में लिखने जाएंगे तो कैसे लिख पाएंगे? उसका हम पूरा रिएक्शन का क्या कर देंगे? सिंबोलाइज फॉर्म में कन्वर्जन कर देंगे। सिंबोलाइज फॉर्म में कन्वर्जन करना इन द सेंस कि किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है? दो एलिमेंट हमारे पास है रिएक्टेंट साइड पे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। दोनों के सिंबल सभी को पता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का लिखेंगे O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है MgO। ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी हमें प्लस लगाना पड़ेगा और इसके लिए भी हमें एरो लगाना होगा। अगर हम इस पूरे रिएक्शन को देखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो MgO, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। मैंने दोनों को बहुत ही सिंपल वे में आपको एक छोटी सी जगह में रिप्रेजेंट करके बता दिया। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो इस तरीके से किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन के लिए ये तो हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिया, ऐसे और भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक और केमिकल रिएक्शन लिखा है, Fe plus H2O एरो Fe3O4 plus H2। इट इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है? आयरन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। तो ये भी एक तरीके का केमिकल इक्वेशन है, जिसमें वाटर और आयरन दो रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्शन में चाहे प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो, या प्रोडक्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो, हम इन सबको किस तरीके से ज्वाइन करते हैं? तो एक प्लस लगा करके हम उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, जिसको अपन ने दो एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। ये एग्जांपल लास्ट था, इसलिए मैंने आपको उसको लिंकअप करके बताया। ये एक नया एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक केमिकल इक्वेशन को शो ऑफ किया है। अब नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस मोड में रिप्रेजेंट करना, ये भी एक नया तरीका है जो केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। ये नया तरीका कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि ये एक लॉ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने क्लास 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बताता है कि किसी भी मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट क्रिएट द मास, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास। तो फिर क्या किया जा सकता है? इसका एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हम। इसके फॉर्म को, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में केवल बदला जा सकता है, केवल और केवल बदला जा सकता है। ना तो हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और ना ही हम इसका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमें एक लॉ मिला है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये छोटी क्लास में हमने पढ़े हैं। इनमें एक लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो एक लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको इस नाम से भी जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट साइट में जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस है उनके नंबर ऑफ एटम्स, और प्रोडक्ट साइट पे जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। या यूं कह सकते हैं कि रिएक्शन में LHS और RHS हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए? जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट है वो, और जो भी राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट है वो, उन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स, या दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या दोनों के नंबर ऑफ आयंस, या दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए।
या यूं कह सकते हैं कि दोनों में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक एक नई टर्म है यहाँ पर, जो क्या दिखाती है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हो वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को उसके बैलेंसिंग फॉर्म में एक्सपोज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है वो होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक में कुछ स्टेप्स को हमको फॉलो करना होगा, या यूं कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ मैंडेटरी स्टेप्स फॉलो अप करने होंगे, जिससे हम किसी भी रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी होती है, बहुत ही आसान होती है। देखते हैं हम कैसे वन बाय वन इसको इसके बैलेंसिंग फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि आयरन और H2O ये दोनों रिएक्टेंट है और Fe3O4 और H2 क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है। तो हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले जो बैलेंसिंग का स्टेप होता है वो उसको हम क्या करेंगे, यहां पर हर एक रिएक्टेंट को, हर एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम उसके कौन से बॉक्स के फॉर्म में उसको हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। कैसे करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर शो करके बताता हूं। ये इस तरीके से बॉक्सेस बनाएंगे। सबसे पहला और सबसे आसान स्टेप है जिसमें हम रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, उनके बॉक्सेस में हम उनको फिक्स कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम कंफ्यूज ना हो जब इसमें किसी भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर करने के लिए किसी एक इंटीजर का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस इंटीजर के मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बॉक्सेस में पहले पैक कर देंगे। देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। तो हम सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं आयरन। आयरन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कितना है, 3 है, सॉरी 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास आयरन कितना है, तो 3 है। अब दोनों में बैलेंसिंग अभी नहीं है, या यूं कह सकते हैं दोनों इक्वल क्वांटिटी में नहीं, यानी कि इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अभी डिस्टर्ब है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को लेके आना पड़ेगा फिक्स्ड रेशियो में, ताकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और यही ओवरऑल क्या कहलाती है, बैलेंसिंग कहलाती है। तो दूसरा देखेंगे H2, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, इधर भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन इक्वल है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमें दिख रहा है। अगला है हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो ऑक्सीजन है और जो आयरन है दोनों का रेशियो क्या है, फिक्स्ड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर किसी भी कोफिशिएंट का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर हमें 4 करनी है, किस साइड, रिएक्टेंट साइड पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक इंटीजर का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अगर यहां पर एक इंटीजर का मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करने से ये जो ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, इक्वल। ये बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी एलिमेंट को पहले पिकअप कर सकते हो, ठीक है। तो उससे हम बैलेंसिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहां पर ये ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, रिएक्टेंट साइड पे 4 हो गए, और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास डिस्टर्ब हो गया है। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, ये तो पहली स्टेप हमने इसको बॉक्स में पैक किया। दूसरी स्टेप हमने देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने एक इंटीजर का मल्टीप्लाई किया, जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब इस कोफिशिएंट के कारण हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन तो हमारे पास 4 हो गए, ये तो इक्वल हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास 4 इक्वल हो गए। लेकिन हमारे पास कौन सी चीज इम्बैलेंस है अभी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कारण हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 2 जा 8, और हमारे पास इधर हाइड्रोजन कितना है, केवल 2 है। तो हमको इधर साइड पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब मजबूरी ये है कि हम इधर नहीं बढ़ा सकते या इधर कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर बढ़ा तो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8 है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 4 इंटीजर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। किधर, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन 8 हो गया, रिएक्टेंट साइड पे भी हाइड्रोजन 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब हमारे पास केवल और केवल एक एलिमेंट बचा है जो थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में डिस्टर्ब जा रहा है, और वो कौन है, आयरन है। आयरन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 3 है, और रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास आयरन कितना है, सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, इधर तो कम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर इसको
इंक्रीज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक इंटीजर का मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हमने यहाँ पर H2O के साथ में 4 का मल्टीप्लाई किया था वैसे। अब हम क्या करेंगे, आयरन का कितना है 3 है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे 3 लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आयरन कितने हैं 3 है, यहाँ पर आयरन कितने 3 है, मींस आयरन हमारे पास क्या है दोनों तरफ 3 की क्वांटिटी में बैलेंस्ड रहे हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ 3 आयरन हो चुके हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 8 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर कितने हाइड्रोजन एटम 4 2 8, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम इधर भी है। फिर बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने एटम है हमारे पास 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, और यहां पर भी 4 एटम हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के। तो देखेंगे दोनों तरफ हमारे पास क्या हो गए हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों के जो क्वांटिटी है वो अब इस इक्वेशन में क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। ये होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के साथ साथ हमारे पास एक और चीज और होती है जो रिएक्शन में लिखना मैंडेटरी होता है, और वो सबसे लास्ट स्टेप में आता है, कब, जब आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तब, और वो होता है रिएक्शन में रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को शो करना। फिजिकल स्टेट को कैसे शो करेंगे, फिजिकल स्टेट को शो करने का तरीका होता है, हम फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आयरन यहां पर सॉलिड स्टेट में तो हम इस तरीके से उसको एस लिखते हैं सॉलिड का, वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में तो हम क्या लिखते हैं स्मॉल एल, ये भी हमारे पास क्या है सॉलिड स्टेट में, या यूं कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में होता है आयरन ऑक्साइड, तो हम यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे, और हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में रहती है जो कि एनवायरमेंट में इजेक्ट हो जाती है, एस्केप हो जाती है, तो इसलिए हम उसको गैसियस फॉर्म में लिखते हैं। ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन का, या यू कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो कि एक प्रॉपर मैनर में यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।